सो हेलो एवरीवन, दिस इज जेनिश कोठारियर एंड हम आपका इस वीडियो में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं. दिस इज अ न्यू वीडियो ऑफ अ न्यू चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स. वी हैव ऑलरेडी डन फाइनल अकाउंट्स इन 11th स्टैंडर्ड, पर वो क्या था, सोल प्रोप्राइटरशिप फाइनल अकाउंट्स था. इस पर्टिकुलर चैप्टर में और जो 12th स्टैंडर्ड में हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज पार्टनरशिप फॉर्म फाइनल अकाउंट्स. तो वो क्या होता है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, वो जानने के लिए पहले हमें देखना होगा व्हाट इज इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फॉर्म. ओके, सो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है पार्टनरशिप फॉर्म, वो हमारे ओसी सब्जेक्ट में भी आता है पार्टनरशिप फॉर्म, बट इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट आल्सो वी हैव टू सी इन डिटेल व्हाट इज गिवन टू अस. तो देयर इज एन एक्ट कौन सा है, कानून है. कानून कौन सा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में हमें दिया हुआ है that what exactly is the definition of partnership firm, what are partners और उसके characteristics क्या होते हैं. तो आइए आज हम देखने वाले सबसे पहले characteristics of partnership firm. तो जब कभी more than one person he starts a business, they start their own business. Okay, जब भी तुम पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस स्टार्ट करोगे उसको हम कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे. और इंडिविजुअली हम सब क्या हो जाएंगे, पार्टनर्स हो जाएंगे. हम इंडिविजुअली सारे के सारे पार्टनर्स हो जाएंगे. So characteristics of partnership firm, सबसे फर्स्ट क्या दिया हुआ है हमको, अग्रीमेंट. So whenever you enter into a partnership firm, हमें क्या बनाना होगा, अग्रीमेंट बनाना होगा. Let's take an example. Supposing for example me, let's take few names. Me, Dipender, Aryan and Sujal. Okay, me, Dipender, Aryan, Sujal. We four are entering into a partnership firm. Okay, हम लोग पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हैं. तो कलेक्टिवली हमने हमारे पार्टनरशिप फर्म का कुछ नाम रखा है. ओके, तो लेट्स से हमारे पार्टनरशिप फर्म का नाम है तबाही पार्टनरशिप फर्म. ओके, तो हम क्या करने वाले, हम चारों मिलके तबाही मचाने वाले हैं पूरे बिजनेस के अंदर. और उस बिजनेस के अंदर क्या होने वाला है वो हम देखने वाले हैं. ओके, तो द नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, डू नॉट लाफ. ओके, इट्स अ वेरी जेन्युइन नेम बिकॉज हमने उसको रजिस्टर्ड करवाया, हमने अग्रीमेंट के अंदर एंटर किया है. द नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज तबाही पार्टनरशिप फर्म एंड द फोर पार्टनर्स, मी, ओके, जैनेश, आर्यन, दीपेंद्र एंड सुजल, वी फोर आर पार्टनर्स इन दिस पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म. तो हमने अग्रीमेंट के अंदर साइन किया कि हम चारों पार्टनर हैं, हम ये बिजनेस रन करने वाले हैं. ओके, और वो बिजनेस के अंदर जो भी चीजें रहेगी हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ मिलजुल कर बिजनेस करेंगे और बहुत मेहनत करेंगे और ढेर सारा क्या कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे. Okay, next is number of partners. Obviously in a partnership firm we need at least two partners. एक अकेला इंसान अगर काम करेगा, that is sole proprietorship. Okay, so we are not talking about sole proprietorship. So minimum कितने चाहिए, 2 चाहिए. मैक्सिमम हमें पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में दिया हुआ है. मैक्सिमम कितना होता है, मैक्सिमम इज 20 फॉर ऑल बिजनेसेस, और अगर बैंकिंग बिजनेस होगा तो 10. क्या बोला मैंने? Okay, I'll just write over here if you want. Okay, minimum, what is minimum number? Minimum is 2. और maximum कितना होगा, या तो 10 या तो 20. Okay, 10 और 20 किसके लिए, 10 is for banking business and 20 is for the business. Okay, but हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर, हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के अंदर हमें एक और नंबर दिया गया हुआ है, that is 50. ये जो मैक्सिमम 50 नंबर दिया हुआ है, that is according to इंडियन कंपनीज एक्ट 2013. इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर 2013 के अंदर लिखा हुआ है 50. एंड स्टूडेंट्स, वी हैव टू रिमेंबर दिस नंबर 50 वेरी इंपॉर्टेंटली बिकॉज इट इज गिवन इन आवर महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक दैट मिनिमम 2 है बट मैक्सिमम कितने हैं, 50 है. ये अमेंडमेंट कब आया था, 2014 में आया था. 2014 में एक अमेंडमेंट आया था कि मैक्सिमम कितने नंबर हो सकते हैं, 50. और ये अमेंडमेंट कौन से एक्ट में आया था, कौन से कानून में आया था, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में आया था. ओके, चलो, लॉफुल बिजनेस. सपोजिंग मैंने आर्यन को बोला कि आर्यन तू जा और एक काम कर, तबाही मचा दे. ओके, पूरे तबाही मचा दे. क्या हम ऐसा कोई बिजनेस कर सकते हैं स्टूडेंट्स? वी कैन नॉट डू सच काइंड ऑफ बिजनेस. सपोजिंग फॉर एग्जांपल आर्यन को बोला कि तू जाकर हेत को जाके टपका दे, डायरेक्टली बंदूक से उड़ा दे, खचाक. ओके, कैन वी एंटर इनटू सच काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन इन द बिजनेस? क्या हम बिजनेस के अंदर ऐसा कोई काम कर सकते हैं? दीपेंद्र क्या कर रहा था, स्मगलिंग का काम कर रहा था, बहुत सारे गन्स को स्मगलिंग कर रहा था फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कैन ही डू दैट? ऑफ कोर्स ही कैन नॉट डू दैट. ओके, तो हमारा बिजनेस जो होना चाहिए वो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए. इट कैन नॉट बी समथिंग रिलेटेड टू अनलॉफुल एंड इलीगल एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए. ओके, सो इट शुड नॉट बी समथिंग व्हिच इज अगेंस्ट द लॉ. ऐसा कोई भी हमें कार्य नहीं करना है. हमारे कार्य बहुत ही नेक
इरादे वाले होने चाहिए. ओके, सो दैट हैज टू बी लॉफुल बिजनेस. शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस. प्रॉफिट एंड लॉसेस, इतने भले मानुस है, इतने भले मानुस है ये आर्यन, दीपेंद्र और सुजल. उन्होंने, हमने अग्रीमेंट में एंटर किया था कि हम क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे और जो प्रॉफिट कमाएगा उसका शेयरिंग करेंगे. ओके, तो हमने लिखा था प्रॉफिट शेयरिंग. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट ओवर हियर. प्रॉफिट शेयरिंग 70% जैनेश का, 10% आर्यन का, 10% दीपेंद्र का और 10% सुजल का. जितना भी प्रॉफिट कमाएंगे वो हम लोग 4 हिस्सों में बांट देंगे. ओके, 4 हिस्सों में बांट देंगे. 70% जैनेश का और 10% बाकी तीनों पार्टनर का. ओके, इतने भले मानुस थे. और हमने अग्रीमेंट में ये भी लिखा था, इफ इन केस हम लोग ने लॉस सफर किया, अगर हमने लॉस सफर किया तो जैनेश क्या करेगा, एकदम थोड़ा सा 10% लॉस बेयर करेगा. बाकी ये तीनों पार्टनर 30% लॉस बेयर करेंगे. सोचो, इतने नेक पार्टनर्स कहीं मिलते हैं किसी को. ओके, आई वाज वेरी लकी इनफ. तो अगर हम चाहे तो इस अग्रीमेंट के अंदर कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डाल सकते हैं, बट देन ऑल द पार्टनर्स शुड अग्री ऑन इट, और सबकी साइन चाहिए, हस्ताक्षर चाहिए उसके अंदर. एंड दैट इज हाउ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, जैनेश का 70% था एंड बाकी तीनों पार्टनर का 10% था. एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कितना था, जैनेश का 10% था और बाकी तीनों पार्टनर का 30% था. ओके, सो whatever percentage that we want, we can agree on it and we can sign it. Okay, supposing if the agreement is silent about profit and loss, हमको अगर सम सॉल्व करने के टाइम भी क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया है तो हम अज्यूम करेंगे चारों पार्टनर का क्या प्रॉफिट शेयरिंग है, इक्वल है. That will happen only in the case if there is nothing written in the question about the profit sharing ratio. अग्रीमेंट के अंदर भी कुछ नहीं लिखा होगा तो हम अज्यूम करेंगे इक्वल है. Unlimited liability. Okay, so now going for unlimited liability, partners की liability कैसे होती है स्टूडेंट्स, अनलिमिटेड होती है. Supposing, have you seen that movie? आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया. उसके अंदर वो जॉनी लीवर और बाकी सारे वो 3 पंटर लोग होते हैं. जब उनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो गुंडे लोग आके उनके घर से टीवी वगैरह, फ्रिज वगैरह सब कुछ उठा के लेके चले जाते हैं. ओके, so when I say that my liability is unlimited, my liability is not only extended to my business. अगर बिजनेस के पैसे कम पड़े तो क्रेडिटर्स हमारे घर आके हमारा घर बार भी सब छीन सकते हैं, बिकॉज हमारी लाइबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड है. मतलब इट इज नॉट ओनली एक्सटेंडेड टू द बिजनेस एक्टिविटीज बट दे विल टेक अवे योर प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑल्सो. तो ये जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, समझो हम लोग 4 पार्टनर्स हैं और सुजल इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब कंगाल हो गया. ओके, तो उसकी लाइबिलिटी भी किसको चुकानी पड़ेगी, द रेस्ट 3 पार्टनर्स विल हैव टू पे ऑफ, बिकॉज हमारी लाइबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड है. इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली 1 पर्सन, इट इज जॉइंट एंड सेवरल. जॉइंट मतलब हर किसी को, सबको मिलके चुकाना है पैसा. ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल. हम लोग को पैसा चुकाना था. हम लोग को कितना पैसा चुकाना था, हम लोग को 1 करोड़ रुपए चुकाने थे. हमको 1 करोड़ किसको चुकाने थे, समझो सिमरन एंड आशिका. ओके, सिमरन एंड आशिका को हमको 1 करोड़ रुपए चुकाने थे. और हम चारों पार्टनर को कितना लाना था, 25 लाख लाना था. 25 लाख और 1 करोड़ रुपए चुकाने थे. एंड लेट्स एन एग्जांपल, सुजल क्या हो गया, सुजल बिकेम इंसॉल्वेंट. ओके, तो अगर 1 करोड़ रुपए चुकाना है और 4 में से 1 पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, बचे कितने, 3 पार्टनर. ओके, 3 पार्टनर बचे. उसमें से समझो दीपेंद्र ने कितना दिया, दीपेंद्र ने दिया सिर्फ 10 लाख रुपए. दीपेंद्र ने कितना दिया, 10 लाख रुपए दिए. तो अब कौन बचा, मैं और आर्यन बचा. तो जैनेश एंड आर्यन 2 बच गए. अब उन दोनों को कितने चुकाने पड़ेंगे, 45 लाख. क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सुजल का पैसा मैं नहीं चुकाऊंगा, कैन आई से दैट, नहीं बोल सकता. ओके, तो ये जो दोनों भाई लोग थे, ये कौन भाई लोग थे, याशिका और सिमरन, ये दोनों भाई लोग थे. अगर हमने उनको टाइम पे पैसे नहीं चुकाए तो ये लोग घर आएंगे हमारे, और हमारे घर के सारे असेट्स मतलब सोना वगैरह, टीवी, फ्रिज, सब कुछ उठा के लेके जा सकते हैं. एंड दैट इज व्हाई द पार्टनर्स लायबिलिटी इज अनलिमिटेड. अनलिमिटेड का मतलब होता है कि अगर एक पार्टनर भी नहीं पैसा चुका पाया तो बाकी सारे पार्टनर्स को उतने पैसे चुकाने ही पड़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, गोइंग टू द नेक्स्ट वन, जॉइंट. अच्छा, रजिस्ट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई गेस ये कानून आया था 2004 की बात है स्टूडेंट्स, 2004 की बात है. Registration in the state of Maharashtra is compulsory. If you are running a partnership firm,
In the state of Maharashtra, the registration is compulsory. It will come in your fill in the blanks. It is very important to remember, in the state of Maharashtra, the registration of a partnership firm is compulsory, whereas in all other states, it's advisable. It's not compulsory. सिर्फ advisable है कि तुम लोग रजिस्ट्रेशन करवा दो, ओके? बट महाराष्ट्र में क्या है, कंपलसरी है. रजिस्ट्रेशन करवाना मतलब क्या होता है, हम लोग ROF में जाएंगे, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, ROF, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स में जाएंगे और वहां पे हम हमारे सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और हमारे फर्म को हम क्या कराएंगे, रजिस्टर करवाएंगे, ओके? जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट का मतलब होता है कि बिजनेस के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी है, वी ऑल आर ओनर्स. सपोजिंग फॉर एग्जांपल मी, आर्यन, सुजल एंड दीपेंद्र आर रनिंग अ बिजनेस ऑफ होटल. हमारा एक बहुत बड़ा होटल है, बस ताज होटल के बाजू में ही, ताज होटल से लगते ही बाजू में ही हमारा एक बहुत बड़ा होटल है. होटल का नाम है तबाही होटल, ओके? तबाही होटल नाम है और वो होटल इज एज बिग एज 20 फ्लोर्स की होटल है. और हमारे होटल में क्या करते हैं लोग, टूरिस्ट लोग आते हैं या नॉर्मल कोई भी लोग आते हैं, दे बुक अ रूम, दे एंजॉय एंड देन दे गो होम, ओके? तो हमारी होटल्स है प्रॉपर. बट नाउ दिस होटल्स, वी 4 आर द जॉइंट ओनर्स ऑफ द होटल्स, ओके? कोई भी पर्टिकुलर पार्टनर उस होटल को अपने पर्सनल यूज के लिए यूज नहीं कर सकता. दैट इज रॉन्ग. सो इवन इफ दे आर यूजिंग द रूम्स, दे विल हैव टू पे एन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी एज मच एज द अदर कस्टमर्स आर पेइंग. उनको भी पैसा पूरा का पूरा चुकाना पड़ेगा. नो पार्टनर्स कैन इंडिविजुअली यूज द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी फॉर देयर पर्सनल यूज. ऐसा नहीं कर सकते. तो हम जॉइंट ओनरशिप है, सबकी ओनरशिप है. तो मैनेजमेंट मतलब होटल को रन करना, बिजनेस को रन करना, सब मिलकर रन करेंगे. प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप का मतलब होता है दैट वी ऑल आर इंडिविजुअली प्रिंसिपल्स. मतलब हम लोग ओनर है बट एक दूसरे के लिए क्या है, हम एजेंट हैं. मतलब हम लोग 4 पार्टनर है, 1 2 3 4. इंडिविजुअली वी ऑल आर प्रिंसिपल, बट हम चारों एक दूसरे के लिए क्या है, एजेंट है. इसका यह मतलब है कि समझो फॉर एग्जांपल हम लोग के पास 4 अलग अलग होटल्स थी. हमारे पास 4 अलग अलग होटल्स थी एंड एट 4 डिफरेंट प्लेसेस, ओके? एंड 4 डिफरेंट सिटीज अज्यूम करते हैं, चलो ठीक है, मुंबई बोलो या बैंगलोर बोलो, कोलकाता बोलो या फिर दिल्ली बोलो, ओके? एट 4 डिफरेंट प्लेसेस. समझो सारे होटल्स में प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन दीपेंद्र की होटल में लॉस हो रहा था. तो लेट्स अज्यूम, ओके? जैनेश के होटल में क्या हो रहा था, 10 करोड़ का प्रॉफिट. आर्यन के होटल में 5 करोड़ का प्रॉफिट. सुजल के होटल में 2 करोड़ का प्रॉफिट. और फाइनली दीपेंद्र के होटल में हमको क्या हुआ, हमें 3 करोड़ का क्या हो गया, नुकसान हुआ, लॉस, ओके? तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ स्टूडेंट्स, 10 15 17 माइनस 3 कम्स टू 14 करोड़. तो अब हम ऐसा नहीं बोल सकते दीपेंद्र तूने लॉस किया है तो तुझे 1 भी रुपया प्रॉफिट नहीं मिलेगा. वी ऑल हैव टू बेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली. इसीलिए अब जो 14 करोड़ है वो चारों पार्ट में डिवाइड होगा, 1 2 3 4. उसको हम क्या करेंगे, उसको इक्वली हम क्या करेंगे, चारों पार्ट में डिवाइड करेंगे. नाइसली. दैट कम्स टू हाउ मच, आई गेस 3.5 करोड़, 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ एंड 3.5 करोड़. 3 4 12 34. ओके? सो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि दीपेंद्र तूने तो लॉस किया तो तुझे 1 भी रुपया प्रॉफिट नहीं मिलेगा. वी 4 आर पार्टनर्स and each one of us has to bear the profit and loss equally. Okay, that is called principal and agent relation. कोई एक भी नुकसान करे फिर भी उसको इम्यून कौन करेगा, उसको भरपाई कौन करेगा, बाकी सब मिलके करेंगे. और प्रॉफिट भी कोई करेगा तो उसको सबको बांटना पड़ेगा इक्वली. एंड गोइंग टू द लास्ट वन, डिसॉल्यूशन. ओके? अगर पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन करना मतलब उसको पैदा करना, उसको जन्म देना इंपॉर्टेंट है. तो अगर समझो अगर बिजनेस समाप्त हो चुका है, फिनिश हो चुका है, तो उसको डिसॉल्व करना, उसको वाइंड अप करना मतलब बंद करना. इवन दैट इज अ प्रोसीजर जिसको हम लोग कंपलसरी हम लोग को प्रॉपर्ली फॉलो करना पड़ेगा कि आज से हमने क्या कर दिया, बिजनेस बंद कर चुके हैं. तो डिसॉल्यूशन फाइनली क्या होता है, व्हेन यू आर कंप्लीटिंग द बिजनेस, व्हेन यू आर जस्ट क्लोजिंग अप द बिजनेस, देन यू हैव टू डिसॉल्व योर फर्म एंड यू हैव टू इन्फॉर्म द रजिस्ट्रार. अगर तुमने रजिस्ट्रेशन करवाया तो तुम लोग को रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना होगा. ओके? सो बेसिकली पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या होगा, one individual person is not working with 3-4 people are, okay? जितने भी लोग हैं, बहुत ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, it depends on your business and मिलके हमको क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है. ओके स्टूडेंट्स? सो ये हो गया हमारा पार्टनरशिप फर्म. अब देखो हम इसको अकाउंटिंग के अंदर इंक्लूड करने वाले हैं बिकॉज वी आर राइट नाउ डीलिंग विद अकाउंट्स. तो
तो हमें ये देखना है कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर अकाउंट्स कैसे होता होगा, अकाउंटिंग सिस्टम कैसे होता होगा, क्या ट्रांजैक्शंस होते होंगे या नहीं होते होंगे। ओके, तो ऑब्वियसली अगर बिजनेस होगा तो ट्रांजैक्शंस भी होंगे ही होंगे। तो ये हमने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड के अकाउंट्स में पढ़ चुके हैं हम लोग। नाउ यू हैव टू कंसंट्रेट योर माइंड ऑल अबाउट अकाउंट्स। अकाउंट्स के बारे में सोचना है। सबसे पहले क्या होता है, ट्रांजैक्शंस होते हैं। ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन अगर कुछ भी हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे। कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे एंड वो अमाउंट जर्नल से फिर क्या ट्रांसफर होगा, लेजर में होगा, लेजर में होगा। देयर आर वेरी फ्यू बिजनेसेस जो लोग क्या करते हैं, अलग से सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करते हैं। सब्सिडरी बुक्स मतलब एकदम ऐसा बिजनेस जिसको डिटेल में सब बुक्स मेंटेन करनी हो, जैसे कि परचेज बुक हो गई, सेल्स बुक्स हो गई, कैश बुक हो गई, ओके, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सारे बुक्स अगर प्रॉपर्ली मेंटेन करने हो, जो बड़े बड़े बिजनेस हो उनको अलग से हर एक बुक्स मेंटेन करनी होती है। सो दिस इज नॉट कंपलसरी, बट ये लोग क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करने को। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन होगा, ट्रांजैक्शन से वो एंट्री हम लोग कहाँ करेंगे, हम जर्नल एंट्री में डालेंगे एंड जर्नल एंट्री से कहाँ आएगा, लेजर। नाउ लेजर से जो बैलेंस मिलेगा, लेजर से सारे बैलेंसेस हम लोग कहाँ बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस। सो वी हैव ऑलरेडी डन दिस ट्रायल बैलेंस टिल 11th स्टैंडर्ड। हमने ट्रांजैक्शंस देखे हैं, जर्नल एंट्रीज में हमको पोस्टिंग करना आता है, हमने सब्सिडरी बुक्स भी देखा है प्रॉपर्ली एंड लेजर, लेजर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सारे के सारे जर्नल एंट्रीज के एंट्रीज को पोस्ट करेंगे लेजर में एंड फाइनली जो भी हमको बैलेंस मिलेगा दैट विल कम इन द ट्रायल बैलेंस। ओके, और अब हमने ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस तक क्या किया है, हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं हम लोग एंड देन हमको क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट्स मिलेंगे, एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट्स मिलेंगे। उससे हम क्या करेंगे, हम फाइनली फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। ओके, सुभाष चंद्र बोस कह गए तुम हमें खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे, हम तुम्हें आजादी देंगे। इसी तरह हम क्वेश्चन में कहेंगे, हम क्वेश्चन में क्या कहेंगे, तुम हमें ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट दो, हम तुम्हें फाइनल अकाउंट्स देंगे। हम तुम्हें क्या देंगे, फाइनल अकाउंट्स देंगे। तुम हमें क्या दो, ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट दो, हम तुम्हें क्या देंगे, फाइनल अकाउंट्स देंगे। ओके, हम फाइनल अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, फाइनली वी विल टेल यू व्हाट इज द एग्जैक्ट रिजल्ट ऑफ योर एंटायर ईयर। पूरे साल का जो काम किया तुमने उसका क्या रिजल्ट है, तुम्हारा फाइनल पोजीशन क्या है, तुम प्रॉफिट कमा रहे हो, लॉस कमा रहे हो, तुम इंसॉल्वेंट हो चुके हो या सॉल्वेंट हो, तुम्हारी एसेट्स ज्यादा है या तुम्हारी लायबिलिटीज ज्यादा है, वो कौन बताएगा तुम्हें, तुम्हारा अकाउंटेंट बताएगा। ओके, तुम्हारा चार्टर्ड अकाउंटेंट तुम्हें बताएगा ये सारी बातें। ओके स्टूडेंट्स, सो हमें अब क्या दिया होगा, क्वेश्चन में हमें क्या दिया होगा, ट्रायल बैलेंस दिया होगा और एडजस्टमेंट दिया होगा। सो नाउ वी हैव टू लुक एट ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट वेरी नाइसली। ओके, हमें क्वेश्चन में क्या दिया होता है, ट्रायल बैलेंस दिया होता है। फाइन, सो ट्रायल बैलेंस दो, इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। हैव यू बीन थ्रू ट्रायल बैलेंस अर्लियर? क्या तुमने ट्रायल बैलेंस पहले अच्छे से देखा हुआ है स्टूडेंट्स? तो उसके अंदर दो साइड होते हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड में क्या होगा, सबसे पहले गुड्स हो गए, गुड्स कम्स इन, है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन होता है तो गुड्स कम्स इन। जैसे क्या होता है, परचेज होगा तो गुड्स कम इन होगा, सेल्स रिटर्न होगा, सेल्स रिटर्न वापस आ गया माल, तो वो भी क्या होगा, डेबिट साइड दिया होगा, उसका अमाउंट भी कहां होगा, डेबिट साइड, बिकॉज गुड्स कम्स इन एंड गुड्स गोज आउट में क्या होगा, ऑब्वियसली सेल्स होगा या तो फिर क्या होगा, परचेज रिटर्न होगा। ओके, गुड्स गोज आउट में और क्या क्या हो सकता है, गुड्स गोज आउट के अंदर कुछ भी हो सकता है, जैसे गुड्स लॉस्ट बाय फायर हो सकता है, गुड्स टेकन बाय पार्टनर्स हो सकता है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स हो सकता है। मतलब गुड्स गया तो वो सब कहां आएगा, उसका अमाउंट क्रेडिट साइड में दिया होगा हमें। ओके, असेट्स एंड लायबिलिटीज, हमें क्या होता है ट्रायल बैलेंस में, क्या दिया होता है, असेट्स एंड लायबिलिटीज। ऑल द असेट्स आर डेबिट एंड ऑल द लायबिलिटीज आर क्रेडिट, है ना। तो असेट हमें कौन सी साइड दिया होगा, लेफ्ट साइड दिया होगा, लायबिलिटी हमें दिया होगा राइट साइड। एंड फाइनली डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, हमें ट्रायल बैलेंस के डेबिट में सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस दिए होंगे और क्रेडिट साइड में गेन्स और इनकम दिया होगा, गेन्स और इनकम। सो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस तुम लोग इमेजिन कर सकते हो, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ऑडिट फीस, बहुत सारे, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, सैलरीज, रेंट, बहुत सारे एक्सपेंसेस हमें क्या दिया होगा, डेबिट साइड दिए होंगे और जो भी क्रेडिट साइड दिया होगा वो हमारे लिए क्या होगा, इनकम होगा, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, वो सब हमें कहां दिया होगा, क्रेडिट साइड दिया होगा। सो ये हमें ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में दिया होगा। ओके, तुम हमें क्या दो, ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट दो, हम तुम्हें क्या देंगे, फाइनल अकाउंट्स देंगे। एंड गोइंग टू द नेक्स्ट वन इज एडजस्टमेंट। क्या हमने 11th स्टैंडर्ड में देखा है ऐसा, ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट दिया होता है। ओके, तो एडजस्टमेंट्स क्या हो गए, दो होते हैं, या तो विजिबल या तो हिडन। ओके,
और वो एडजस्टमेंट्स क्या हो गए, अनरिकॉर्डेड करंट ईयर ट्रांजैक्शंस, अनरिकॉर्डेड करंट ईयर ट्रांजैक्शंस। देखो क्या होता है ना, एडजस्टमेंट इज बेसिकली समझो अकाउंटेंट ने सारा का सारा कंप्लीट कर दिया है, ट्रायल बैलेंस तक काम कंप्लीट कर दिया है, ट्रांजैक्शंस होने के बाद, जर्नल एंट्री होने के बाद, लेजर होने के बाद, ट्रायल बैलेंस तक सारा का सारा काम कंप्लीट कर दिया है। बट हो सकता है पूरे साल में कुछ मिस्टेक हो गई हो, 8-10 एंट्रीज रिकॉर्ड करना बाकी रह गई हो सकता है थोड़े एंट्रीज एक्स्ट्रा डाल दी हो सकता है थोड़े अमाउंट गलत लिख दी हो सकता हो कुछ चीजें स्किप कर दी हो। ओके, तो वो सारी चीजें जो हम भूल चुके हैं उसको हम अगर एक्स्ट्रा, अब हमें रियलाइज हुआ है हमारा ट्रायल बैलेंस तो पूरा का पूरा प्रिपेयर हो चुका है, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर हो चुका है, पर अब हमें पता चले कि हमने थोड़ी बहुत मिस्टेक कर दी है, तो उस मिस्टेक जो हमने की है उसको हम क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट के द्वारा उसको अंदर डाल सकते हैं और हमारी मिस्टेक्स को हम क्या कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया होगा, इन दिस एंटायर चैप्टर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, हमें दिया होगा ट्रायल बैलेंस और हमें दी होगी एडजस्टमेंट्स फाइनली। और हमें जब ये दोनों चीज दी होगी तो हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है वी नीड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट जो हम 11th स्टैंडर्ड में भी करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम 11th स्टैंडर्ड में भी करते थे, एंड बैलेंस शीट जो हम 11th स्टैंडर्ड में भी करते थे। सिमिलर, द एंटायर चैप्टर इज कंप्लीटली सिमिलर, सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ पर आ गई है, पार्टनरशिप, कैपिटल और करंट अकाउंट। तो एक एक्स्ट्रा अकाउंट, हम 11th स्टैंडर्ड के फाइनल अकाउंट्स में टोटल कितने अकाउंट बनाते थे, 1, 2 एंड 3, पर इस चैप्टर में एंड 12th स्टैंडर्ड में ऑब्वियसली हम लोग एक कदम ऊपर बढ़ गए जिंदगी में, तो हमें एक अकाउंट एक्स्ट्रा बनाना होगा एंड दैट इज पार्टनरशिप, कैपिटल और करंट अकाउंट। तो नो प्रॉब्लम, वी विल डू दैट, हमारे लिए बहुत ही आसान रहेगा, आई डोंट फील इट्स गोइंग टू बी एट ऑल डिफिकल्ट। ओके, सो ट्रेडिंग अकाउंट, सबसे पहले फर्स्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट। आइए जानते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट कैसा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट मतलब क्या होता है, डेबिट और लॉस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स। तो डेबिट साइड में सब खर्चा होगा और क्रेडिट साइड में सब इनकम होगी, या तो फिर अगर गुड्स होगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, तो बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट इज ऑलवेज नॉमिनल अकाउंट, और उसके अंदर हमें क्या दिया होगा, हमको सारे गुड्स और डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए होंगे। ओके, जो भी फैक्ट्री रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, जो भी हमारे बिजनेस रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, जो फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे, सारे के सारे एक्सपेंसेस और सारे इनकम कहां पर आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। मतलब कोई भी गुड्स मतलब क्या हो सकता है, परचेज हो सकता है, सेल्स हो सकता है, फिर गुड्स टेकन बाय पार्टनर्स, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, कुछ भी गुड्स रिलेटेड होगा या डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम होगी, वो सब कहां जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाएंगी। सो ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगेन प्रॉफिट एंड लॉस हमारा क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट होगा। इस ट्रेडिंग अकाउंट में हमें क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा या लॉस मिलेगा, जिसको हम ट्रांसफर क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और फिर अगेन प्रॉफिट लॉस इज अ नॉमिनल अकाउंट। अब इसमें हमें क्या मिलेगा, इनडायरेक्ट इनकम एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब आई कैन से ऑल द ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस, फाइनेंस रिलेटेड एक्सपेंसेस, ये सारे जो भी एक्सपेंसेस रहेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो सारे के सारे, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड ऑल द एक्सपेंसेस which will be coming in the administrative expenses, जो भी administrative expenses होते हैं वो सारे के सारे कहां पर आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। ओके, दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें फाइनली क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, नेट प्रॉफिट नेट लॉस मिलेगा, जिसको हम कहां ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और हमें इसमें क्या मिलेगा, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट का क्या मिलेगा, हमें क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा। ओके, क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा। ये इस अकाउंट को, ये नॉमिनल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है, तो पार्टनर तो इंसान होते हैं, तो ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एंड फाइनली यहाँ पे जो हमें अमाउंट मिलेगा उसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, इसको हम अकाउंट नहीं बोलेंगे, इट्स अ स्टेटमेंट गिवन टू अस, जिसमें हमें क्या पता चलेगा, फाइनली फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस पता चलेगी। इट इज, ये नॉमिनल अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट है, बट ये क्या है, ये एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर हमें असेट्स और लायबिलिटीज डालने हैं सारे। ओके, सारे असेट्स एंड सारे लायबिलिटीज को हम डालने वाले हैं। एंड दिस आर द 4 थिंग्स। ये 2 चीज हमें क्वेश्चन में दी जाएगी, ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट हमें क्या दिए गए, क्वेश्चन में दिए जाएंगे। वेयर हमें आंसर में क्या करना है, 1 2 3 4 4 अकाउंट्स बनाने हैं। ओके, व्हाट आर वी गोइंग टू डू राइट नाउ। अब हम इसके बाद देखने वाले हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कौन से आइटम्स जाने वाले हैं। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस में कौन से आइटम्स जाने वाले हैं,
पार्टनरशिप कैपिटल करंट अकाउंट में क्या जाएगा, और फाइनली बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या जाएगा, ये सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं राइट नाउ. ओके, एंड फॉर दैट आई विल हैव टू स्विच ऑन द प्रोजेक्टर. So this page is given to us on page number 16 of your master textbook. Page number 16. What we have to make the first thing is trading account. मैंने बताया trading account के अंदर क्या आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, जो भी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होते हैं, फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, और सारे के सारे गुड्स आएंगे सारे के सारे. So we'll start from your trading account. The first thing that we have is opening stock. Opening stock मतलब हमें अगर पिछले साल का कोई भी क्लोजिंग स्टॉक होगा, so closing stock of the previous year is the opening stock of the current year. तो ये opening stock आएगा, माल गुड्स सारा ट्रेडिंग अकाउंट में आता है. कोई भी इस साल में परचेज किया होगा, माल परचेज किया होगा, उसमें से लेस क्या करेंगे, परचेज रिटर्न, जिसको हम रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं. कैरेज इनवर्ड, कैरेज मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है. ट्रांसपोर्ट मतलब माल अंदर आया. फैक्ट्री के अंदर अगर माल आएगा तो उसको हम ट्रेडिंग में डालेंगे. फ्रेट इज अगेन समवॉट रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट. जो भी फैक्ट्री के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम डालेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर. डॉक चार्जेस मतलब जो पोर्ट पे लोडिंग और अनलोडिंग होता है सामान, जिसके हम चार्जेस चुकाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डॉक चार्जेस. मतलब जो पोर्ट मतलब जो दरिया किनारे अगर माल आएगा या जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, डॉक चार्जेस बोलेंगे. कस्टम ड्यूटी मतलब टैक्स, जो भी टैक्स रहेगा सारा का टैक्स ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा. कस्टम ड्यूटी यू कैन कंसीडर, अगर एयरपोर्ट से हम लोग कोई गुड्स लेकर आ रहे हैं फ्रॉम आउट ऑफ द कंट्री, तो हमको कस्टम्स वाले पहले पकड़ेंगे, हमारा माल अच्छे से चेक करेंगे, हमसे कस्टम ड्यूटी चार्ज करेंगे, फिर हमें रिलीज करेंगे सारा का सारा गुड्स. वेजेस मतलब फैक्ट्री के अंदर जो भी वर्कर्स लोग काम करेंगे उनको हमें क्या चुकाना होगा, वेजेस चुकाने होंगे. दिन के सैलरी, उसको हम क्या बोलेंगे, वेजेस बोलेंगे. मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, मैन्युफैक्चर करने के लिए अगर हमें लोगों की जरूरत पड़ी है तो हम मैन्युफैक्चरिंग वेजेस बोलेंगे. वेजेस एंड सैलरीज, तो अगर वेजेस वर्ड पहले आया तो ऑब्वियसली ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएगा. इंपोर्ट ड्यूटी, अगर हम गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम आउट ऑफ द कंट्री, हम लोग माल इंडिया के अंदर लेकर आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट ड्यूटी. ड्यूटी इज बेसिकली टैक्स, जो हमें टैक्स पे करना होगा. कोल, कोक, गैस. ओके, तो कोल, कोक, गैस ये सब फैक्ट्री के अंदर मशीन्स में यूज होते हैं. मोटिव पावर मतलब जनरेटर वगैरह, अगर हमें जनरेटर वगैरह लगाना होगा फैक्ट्री के अंदर. ऑयल, वाटर, ग्रीस, तो ये सारी चीजें फैक्ट्री के अंदर यूज होती है मशीन्स के ऊपर, एंड दैट इज व्हाई इट विल कम इन फैक्ट्री ट्रेडिंग अकाउंट. रॉयल्टी का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, रॉयल्टी मतलब क्रिएशन ऑफ एनीथिंग दैट वी आर यूजिंग. जैसे फॉर एग्जांपल रॉयल्टी मतलब आई गिव एन एग्जांपल. समझो फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू स्टार्ट मैकडॉनल्ड्स, मुझे मैकडॉनल्ड्स स्टार्ट करना है, तो क्या मैकडॉनल्ड्स मेरे बाप का है? Of course not, I cannot start it, okay? तो मैंने मैकडॉनल्ड्स भाई साहब को कॉल किया, द ओनर ऑफ मैकडॉनल्ड्स, कि भाई साहब हमको भाईंदर में एक मैकडॉनल्ड्स ओपन करना है. ओके, सो उसने बोला यस करो, कोई बात नहीं, यू कैन ओपन एन आउटलेट इन भाईंदर, बट देन आई विल हैव टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू हिम बिकॉज आई एम यूजिंग हिज नेम. तो हम लोग क्या करेंगे, बर्गर बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, वो सारी चीजें, फ्रेंच फ्राइज मैन्युफैक्चर करेंगे, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ पैसे देने पड़ेंगे, और उनका नाम यूज करने के लिए अगर हम उसे कुछ पैसे दे रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज रॉयल्टी. मतलब क्रिएशन, एनीथिंग दैट दे हैव क्रिएटेड. ओके, और उसका हमें अगर किसी को उसका नाम यूज करने के लिए अगर हमें कुछ यूज पे करना होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज रॉयल्टी. तो रॉयल्टी हो सकता है प्रोडक्शन के ऊपर या परचेज के ऊपर. वन ऑफ माय फ्रेंड, ही हैज अ राइट टू मैन्युफैक्चर नाइकीज शूज. नाइकी के शूज मैन्युफैक्चर करने का उनका सोल राइट है, और वो राइट के उनको नाइकी की कंपनी को क्या देना होता है, उन्हें रॉयल्टी चुकाना होता है. सो रॉयल्टी ऑन सेल करके एक अलग से होता है जो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता है, बट राइट नाउ यू हैव टू रिमेंबर रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन या परचेज होगा तो उसको हम ट्रेडिंग में डालेंगे. प्राइमरी पैकिंग चार्जेस, एकदम जो प्राइमरी पैकिंग होगा जो फैक्ट्री के अंदर होता है उसको हम ट्रेडिंग में डालेंगे. फैक्ट्री के अंदर लाइटिंग और हीटिंग, लाइटिंग मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं, हीटिंग वगैरह मतलब जो भी मशीन के अंदर यूज होता है हीटिंग के लिए, तो सब खर्चा कहाँ पर आएगा, ट्रेडिंग में आएगा. फैक्ट्री का रेंट, रेट्स, फैक्ट्री इंश्योरेंस. ओके, और फैक्ट्री है तो ऑब्वियसली वहां पे हम एक मैनेजर को भी रखेंगे और मैनेजर को भी हम सैलरी देंगे, वो भी कहाँ आएगा, ट्रेडिंग के अंदर आएगा. एंड लुकिंग ऑन द राइट हैंड साइड, क्रेडिट साइड, सेल्स, माल बेच रहे, परचेज किया तो डेबिट में, डेबिट और लॉस एंड एक्सपेंसेस, तो क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स. तो सेल जो भी गुड्स रिलेटेड होगा उसको हम कहाँ डालेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे, और उसमें से क्या लेस करेंगे, रिटर्न इनवर्ड. मतलब सेल मतलब जो माल बिका है, और रिटर्न इनवर्ड क्या होगा, रिटर्न इनवर्ड वो होगा जो माल बेच के वापस आ गया, कस्टमर को नहीं पसंद आया, कस्टमर ने वापस दे दिया, उसको हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे. अब ये सारी चीजें
है ना, गुड्स गोज आउट, गुड्स गोज आउट मतलब कैसे भी हो सकता है, देखो गुड्स कहाँ पे, एक तो फायर से गुड्स चला जा सकता है, गुड्स चोरी हो गया है, गुड्स हमें फ्री सैंपल हमने लोगों को बांट दिए हैं, गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट के अंदर गुड्स चले गए, या गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स, पार्टनर्स गुड्स लेके चले गए, गुड्स गया तो एक इफेक्ट पक्का ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, जब भी गुड्स गया एक इफेक्ट पक्का ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड फाइनली क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आता है, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आता है। और ये पूरा ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद हमें क्या मिलेगा, या तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा या तो हमें ग्रॉस लॉस मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन इन द बिजनेस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा पूरा ट्रेडिंग अकाउंट है। यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरी पर्टिकुलर आइटम वो कहां पर आनी चाहिए एग्जैक्टली, यू हैव टू लर्न देम, यू हैव टू लर्न देम। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट गेस करो कौन सा अकाउंट आएगा, या राइट, इट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैंने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या क्या चीजें आती है, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, या तो फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होगा, जो भी फाइनेंशियल एक्सपेंस होगा, फाइनेंस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंसेस जो भी होंगे, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस कहां पर आएंगे, वो आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो भी इनडायरेक्ट इनकम होगी वो भी आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। Again, profit and loss account is a nominal account, debit all loss and expenses, credit all incomes and gains. Okay? तो पहले ये this account is a little more bigger. It's given on page number 17. तो हम पहले फिलहाल इतना जितना दिया हुआ है स्क्रीन के ऊपर हम उतना अच्छे से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आएगा सैलरीज। ऑब्वियसली सैलरी जो हम वर्कर्स या कोई भी ऑफिस के अंदर स्टाफ वगैरह उनको हम चुकाएंगे, दैट इज सैलरीज एंड वेजेस। जब भी सैलरीज वर्ड पहले आएगा हम उसको P&L में डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। अब ये हो सकता है रेंट एंड रेट्स किसका होगा, ऑफिस का रेंट वगैरह होगा, ऑफिस इंश्योरेंस होगा, ऑफिस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी होगी, ऑफिस के अंदर टेलीफोन होगा, ऑफिस के अंदर प्रिंटर होगा, प्रिंटर और स्टेशनरी, जेरोक्स वगैरह करवाया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ सेल्समैन, माल बेचने के लिए यहाँ से वहां जाना तो पड़ेगा। ओके, अमेजॉन वाले क्या करते हैं, यहाँ से वहां माल डिलीवरी देते हैं तो उनको ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे करना पड़ता है। डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स, असेट्स को डेप्रिशिएट करना मतलब उनकी वैल्यू कम होना, तो ये भी हमारे लिए क्या है, एक एक्सपेंस है। ओके, और ये एक्सपेंस फाइनेंशियल एक्सपेंस हो गया जिसको हम क्या डालेंगे, डेबिट में डालेंगे। लोडिंग चार्जेस, लोडिंग मतलब माल उतारना या माल चढ़ाना। ओके, तो लोडिंग मतलब माल चढ़ाना और अनलोडिंग मतलब माल उतारना। तो अगर ऑफिस के अंदर माल आया हो तो उसको हम क्या करेंगे, उसको भी हम लोडिंग चार्जेस कंसिडर करेंगे, है ना। जेठालाल क्या करता है, जब उसके पास गोडाउन के अंदर वो बहुत सारा माल रखता है तो वो माल को चढ़ाना या माल को उतारने का जो खर्चा होता है उसको लोडिंग चार्जेस बोलेंगे। ऑडिट फीस जो हम अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को देते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑडिट फीस बोलेंगे। उसको क्या देना होगा, ऑडिट मतलब वो क्या करेंगे, हमारे फाइनल अकाउंट्स को चेक करेगा, उसका हमें फीस देना होगा। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हो सकता है हम अपने सारे एम्प्लॉइज को साल में एक बार गोवा लेके चले गए तो उनके एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हो गए। हो सकता है उनको कूपन्स दे दिए, फ्री कूपन्स दे दिए ऑफिस के स्टाफ को, ऑफिस की तरफ से फ्री कूपन्स फॉर शॉपिंग और फ्री कूपन्स फॉर मूवीज, तो सब एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस में आ सकता है। रिपेयर्स, एसी बिगड़ गया, ऑफिस के अंदर कुछ भी प्रिंटर वगैरह बिगड़ गया, उसको रिपेयर करवाया, रिन्यू करवाया, कोई भी खर्चा किया तो दैट इज कॉल्ड रिन्यूअल। इंटरेस्ट, हमने लोन लिया था और बैंक से लोन लिया तो उनको इंटरेस्ट चुकाया तो दैट विल बी एन एक्सपेंस। मिसलेनियस और सन्ड्री मतलब कोई भी अदर एक्सपेंसेस। कन्वेंस, अगेन थोड़ा बहुत अगर हमने ट्रांसपोर्ट रिलेटेड एक्सपेंस कर दिया। ओके, कन्वेंस का मतलब एक और होता है कि अगर हमने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया, कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाया, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हमने सेल माल बेचने के लिए डॉक्यूमेंट बनाया था, हमने एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी, हमने एक पर्टिकुलर लैंड कोई पर्टिकुलर ऑफिस खरीदी, उसके लिए हमने डॉक्यूमेंट्स बनाया, तो उसके अंदर कन्वेंस मतलब वो डॉक्यूमेंट बनाने का जो खर्चा आता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, कन्वेंस बोलते हैं, कन्वेंस। लॉस बाय फायर, आग लग गई, नुकसान हो गया, चोरी हो गई, नुकसान हो गया, एक्सीडेंट हो गया, नुकसान हो गया, हमने फ्री में माल बेच दिया, ओके, फ्री में माल बेचा, ओके, लोगों को फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन दिया, ओके, तो इन सबको हम क्या बोलेंगे, दिस विल बी एन एक्सपेंस फॉर अस। When I was in my 11th standard students, ऑरेंज पल्पी आया था एंड ऑरेंज पल्पी को वो लोगों ने क्या किया था, वो हम सारे स्टूडेंट्स में फ्री में बांट दिया था इनिशियली ऑन द वेरी फर्स्ट डे। तो वो लोग क्या कर रहे थे, एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, so that will be goods distributed for free sample. Yes, इनिशियली कभी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो कंपनी क्या करती है, उसका फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करती है। जैसे क्लासेस वाले क्या करते हैं, फ्री डेमो लेक्चर्स देते हैं बच्चों को। फ्री डेमो लेक्चर्स क्यों देते हैं, ताकि फिर बच्चे एडमिशन ले सके। तो समथिंग दैट इज गिवन इनिशियली फ्री, दैट इज कॉल्ड, वो भी हमारे लिए क्या होगा, खर्चा होगा। सो डेबिट साइड सारे एक्सपेंसेस दिए। कमिंग ऑन क्रेडिट साइड आएंगे हम।
देखो यहाँ पे क्रेडिट साइड क्या दिया हुआ है, कमीशन रिसीव्ड, हमारे पास क्या आया, कमीशन आया, ओके। डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अर्नड, ओके। हमने डिस्काउंट रिसीव किया या डिस्काउंट अर्न किया, हमने जिससे माल खरीदा था, है ना, उसने हमको कुछ डिस्काउंट दिया, तो दैट इज अ नाइस थिंग। इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमने किसी को उधार दिया था, उसका हमको इंटरेस्ट मिला। डिविडेंड, हमने कोई कंपनी के शेयर्स खरीदे थे और कंपनी ने एक साल में क्या करते हैं, हर साल हमको क्या देंगे, डिविडेंड देंगे, तो हमको डिविडेंड मिला, वो भी हमारे लिए इनकम है। रेंट रिसीव्ड, हो सकता है हमारी फर्म की प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रॉपर्टी हमने किसी को रेंट पे दी होगी, ओके, तो उसके लिए हमें रेंट रिसीव हुआ। या कोई भी सैंडरी इनकम या मिसलेनियस इनकम हुई, बहुत सारी रद्दी जमा करती थी, रद्दी जमा करके बेच दी, तो हमें इनकम हो सकता है। कोई एक पुरानी मशीनरी पड़ी थी, उसको हमने बेच दी, उससे हमको कोई इनकम हो सकता है। कोई भी एक्स्ट्रा इनकम हो गई, ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अदर सैंडरी मिसलेनियस रिसिप्ट्स बोलेंगे, ओके। और यहाँ पे जो भी हमको अमाउंट मिलेगा उसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पार्टनरशिप। सबसे पहले ट्रेडिंग आता है, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस आता है, और थर्ड क्या आएगा, पार्टनरशिप अकाउंट में, पार्टनरशिप करंट अकाउंट में या कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इसके नीचे थोड़ा और पार्ट बाकी है जिसको अब मैं आगे दिखाने वाला हूँ स्टूडेंट्स। सो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। सो द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव, हमने देखा था फ्री डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल्स तक, फिर कमीशन अलाउड, हमने किसी को कमीशन दिया, ओके, हमने किसी को कमीशन दिया तो उसके भी हमारे लिए एक्सपेंस हो सकता है। डिस्काउंट अलाउड मतलब हमने क्या किया, हम कस्टमर्स को डिस्काउंट दिया कि आओ एडमिशन लो, हम आपको डिस्काउंट देंगे, तो वो भी हमारे लिए एक्सपेंस हो सकता है। जो भी कैश डिस्काउंट होगा उसकी एंट्री यहाँ पर आएगी, बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आती है। अलाउंसेस मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देना, अपने स्टाफ वाले को अलाउंसेस देना, ओके। 2 दिन के ट्रिप पे भेज दिया, या कैंटीन के अंदर समोसा फ्री दे दिया, कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस, या ट्रैवलिंग अलाउंसेस दे दिया, उनको ट्रैवलिंग फ्री कर दी, ट्रैवलिंग का खर्चा कंपनी उठाएगी, ओके, पार्टनरशिप फॉर्म उठाएगी, तो वो अलाउंसेस हो गए। एडवर्टीजमेंट का खर्चा कर दिया, ओके, हमने अलग अलग होर्डिंग्स देखे, बहुत से जगह होर्डिंग्स होते हैं, तो वो एडवर्टीजमेंट का खर्चा होता है। कैरेज आउटवर्ड, माल को बाहर लेके गए, अगर माल को फैक्ट्री से बाहर लेकर गए या ऑफिस से बाहर लेके गए, दैट विल कम इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कैरेज इनवर्ड होगा वो ट्रेडिंग में आएगा, लेकिन कैरेज आउटवर्ड आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सेल चार्जेस मतलब माल बेचने के लिए हमने कोई चार्जेस किया, तो उसको हम सेल चार्जेस बोलेंगे, इवन दैट इज एन एक्सपेंस। बैड डेब्ट्स, नुकसान हो जाना, कोई डेटर था, उससे पैसे आने वाले थे, लेकिन वो इंसॉल्वेंट हो गया, उड़ गया या भाग गया, हमको मिला ही नहीं, ओके, हमने रोज कॉल लगाए, लेकिन कोई फोन पे जवाब ही नहीं दे रहा है, इनफैक्ट मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, तो वो पार्टी क्या हो गई, उठ गई, भाग गई, कंगाल हो गई, तो उससे जो पैसे आने वाले थे वो बर्बाद हो चुके हमारे, तो दैट इज बैड डेब्ट्स। एक्सपोर्ट ड्यूटी, ओके, हमने देखा था इंपोर्ट ड्यूटी कहाँ आता है, ट्रेडिंग में आता है, लेकिन एक्सपोर्ट ड्यूटी आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। या कोई भी और टैक्सेस दिया होगा तो हम देख लेंगे, दैट विल कम इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जनरल एक्सपेंस हो गया, ट्रेड एक्सपेंस हो गया, लीगल एक्सपेंस हो गया, तो जनरली कोई और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो गए। ट्रेड मतलब माल बेच रहे खरीदने में कोई खर्चा हो गया। लीगल चार्जेस है ना, लीगल चार्जेस मतलब समझो पार्टनरशिप फर्म पे किसी ने केस फाइल कर दिया, हो सकता है हम मैगी बना रहे थे, हमारी मैगी के अंदर कोई इंग्रेडिएंट गलत मिल गया, तो किसी कस्टमर ने केस फाइल कर दिया, तो हमने क्या किया, लॉयर अपॉइंट किया। अब लॉयर अपॉइंट किया तो हमने उसको चार्जेस दिए, दैट विल बी कॉल्ड एज लीगल चार्जेस। प्रोफेशनल चार्जेस, किसी सीए को, किसी सीएस को, किसी लॉयर को हमने कोई खर्चा दे दिया, दैट कैन बी अ प्रोफेशनल चार्जेस। बैंक चार्जेस, बैंक भी हमारा काट रही है आजकल, बैंक क्यों काटेगी, हो सकता है हमने बैंक की फैसिलिटीज यूज की हो, सर्विसेज यूज की हो, एटीएम वगैरह यूज किया हो सकता है उसके एक्सपेंसेस हो, तो हमें उसके चार्जेस भी देने पड़ेंगे। सॉलिसिटर एक्सपेंस, अगेन लॉयर, सॉलिसिटर मतलब लॉयर होता है, अगर लॉयर ने क्या किया, कोई डॉक्यूमेंट बनाया, रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन करने के लिए उसने डॉक्यूमेंट्स बनाए, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए उसने डॉक्यूमेंट्स बनाए, तो सॉलिसिटर को भी कुछ पैसे देने पड़ेंगे, उसको हम सॉलिसिटर एक्सपेंस बोलेंगे। सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस, जो प्राइमरी पैकिंग था वो कहाँ था, ट्रेडिंग में था, जो सेकेंडरी पैकिंग होता है वो क्या होता है, वो पीएनएल में आएगा, व्हिच विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, वी हैव टू बी वेरी मच श्योर। प्राइमरी पैकिंग आएगा ट्रेडिंग में और सेकेंडरी पैकिंग आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट बेचने पे अगर हमको कुछ नुकसान हो गया तो वो आएगा डेबिट में। एंड फाइनली यहाँ से अमाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस से अमाउंट कहाँ ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस से अमाउंट ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। सो लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट। सो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यू हैव टू लर्न ऑल द आइटम्स, वो एग्जैक्टली कहाँ पे आएंगे, डेबिट में आएंगे या क्रेडिट में आएंगे, या कौन से प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे और कौन से ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, यू हैव टू रिमेंबर दैट वेरी नाइसली। गोइंग विद द नेक्स्ट वन, दिस इज बैलेंस शीट,
ओके, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। ओके, हमने देखा था प्रॉफिट एंड लॉस नॉमिनल अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन बैलेंस शीट हमारे लिए क्या एक स्टेटमेंट है। ओके, जो भी कैपिटल रहेगा अलग अलग पार्टनर्स का उसको हम लाइबिलिटी में डालेंगे। लाइबिलिटीज एंड एसेट दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, तो गौर फरमाना एकदम लाइबिलिटीज के अंदर स्टूडेंट्स। कैपिटल अकाउंट मतलब जितना भी कैपिटल रहेगा सारा का सारा, जो हमने 11th स्टैंडर्ड में भी देखा हुआ है, कैपिटल हमेशा लाइबिलिटी में आता है। और अब यहाँ पे तीन अलग अलग पार्टनर है तो तीनों का अलग अलग कैपिटल लिखा हुआ होगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट है ना, पार्टनर्स करंट अकाउंट मतलब पार्टनर की अगर कोई पैसे जो हमें पार्टनर्स को चुकाना बाकी है, फर्म को जो पैसा चुकाना बाकी है पार्टनर्स को, वो यहाँ पे करंट अकाउंट के अंदर लिखा हुआ होगा। नेक्स्ट इज जनरल रिजर्व। देखो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस लिखा है, पार्टनर्स हमारे लिए फर्म के लिए क्रेडिटर है, मतलब अगर फर्म को चुकाना है पैसा पार्टनर्स को तो उसको हम लोग लायबिलिटी साइड डालेंगे। इट्स अ क्रेडिट बैलेंस, मतलब पार्टनर्स क्या है, क्रेडिटर्स है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब फर्म को उतने पैसे पार्टनर्स को चुकाने बाकी है। जनरल रिजर्व हो सकता है हमने कोई रिजर्व बहुत सारा प्रॉफिट कमाया था लेकिन सारा का सारा प्रॉफिट पार्टनर्स को नहीं बांटा, हमने क्या किया थोड़ा प्रॉफिट अभी भी बचा के रखा है बिजनेस के अंदर। क्यों? फॉर फ्यूचर एक्सपांशन, कोई भी रीजन से हो सकता है। तो वो पैसा किसके पास पड़ा है? बिजनेस के पास, और उसके हकदार कौन है? पार्टनर्स। तो वो हमारे लिए क्या होगा? लायबिलिटी होगा। वो पैसा पड़ा किसके पास है? बिजनेस के पास पड़ा है, पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर पड़ा है, लेकिन उसके ओनर कौन है, उसके हकदार कौन है? पार्टनर्स है। ओके, तो पार्टनर्स अलग होते हैं और पार्टनरशिप फॉर्म अलग होता है, तो इसीलिए उसको हम लायबिलिटी में डालेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी पिछले साल का कुछ प्रॉफिट हमने जमा रखा हो जो अब तक हमने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, इवन दैट विल कम ऑन द लायबिलिटी साइड। हमने लोन ली है, मॉर्गेज मतलब घर गिरवी रख के लोन लेना, ऑफिस के पेपर्स गिरवी रख के लोन लेना। ओके, अगर हमने क्या लिया, उधार लिया है, तो ऑब्वियसली लोन लायबिलिटी में आएगा, बैंक लोन भी लायबिलिटी में आएगा, लोन फ्रॉम पार्टनर्स भी लायबिलिटी में आएगा, लोन हमेशा लायबिलिटी में आता हो। ओके, आता है। बिल्स पेएबल इज लायबिलिटी, अभी हमने देखा है, हमने इसके पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर किया था, उसमें हमने देखा था बिल्स पेएबल इज ऑलवेज अ लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस इन द बैंक, मेरे बैंक के अंदर पैसे तो छोड़ो, ऊपर से मुझे बैंक को पैसा चुकाना बाकी है, तो ओवरड्राफ्ट का मतलब है वो पैसा जो हमें बैंक को चुकाना बाकी है, इट्स अ लायबिलिटी फॉर अस। सन्ड्री क्रेडिटर्स भी वो इंसान होते हैं जिसको हमें पैसा चुकाना हो। ओके, सप्लायर्स हो गए जिन्होंने माल प्रोवाइड किया था पर उनको अभी भी पैसा चुकाना बाकी है, इवन दैट इज अ लायबिलिटी फॉर अस। और उसमें अगर कोई भी एडजस्टमेंट होगा तो हम देख लेंगे। द नेक्स्ट वर्ड इज प्रोविजन, कोई भी खर्चे का प्रोविजन करना पापा करते हैं। पापा को पता है कि बेटी की शादी है 5 साल के बाद, तो पापा उसके लिए आज से ही तैयार रहते हैं, आज से ही उसके लिए क्या करते हैं, उस खर्चे के लिए आज से ही थोड़े थोड़े पैसे जमा करते हैं। ओके, तो कोई भी खर्चे के लिए कभी भी प्रोविजन बनाना विल ऑलवेज बी अ लायबिलिटी। देखो यहाँ पे लास्ट में लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्सेस, हमें पता है हमें टैक्स देना है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो आज से ही हम अलग से पैसे बचा के रखेंगे। ओके, तो वो क्या होगा, वो फर्म के लिए हमेशा लायबिलिटी होगी। व्हेनेवर देयर इज अ वर्ड कॉल्ड प्रोविजन इट विल ऑलवेज बी अ लायबिलिटी। डिस्काउंट ऑन, देखो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, तो उसको भी हमने क्या किया है, उसको यहाँ पे हमने लेस किया है। ओके, ये तो एडजस्टमेंट है इसके अंदर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऐसा कोई भी एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब एनी एक्सपेंस दैट इज स्टिल पेएबल, अब तक रेंट पे करना बाकी हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना बाकी हो, सैलरी स्टाफ को सैलरीज पे करना बाकी हो, एनीथिंग दैट इज आउटस्टैंडिंग खर्चा, जो भी बाकी है खर्चा उसको हम क्या बोलेंगे, लायबिलिटी बोलेंगे। ऐसा कोई भी खर्चा जो अभी भी पे करना बाकी हो इज ऑलवेज अ लायबिलिटी। एडवांस में अगर हमारे पास किसी के पैसे आ गए, ओके, तो इट विल ऑलवेज बी अ लायबिलिटी फॉर अस। लेट्स टेक एन एग्जांपल, समझो फॉर एग्जांपल रितिका करके एक स्टूडेंट थी, अब रितिका के डैडी आए और उसने धपाक करके टेबल के ऊपर रखे 50,000 रुपए और बोला जगेश सर आपको इस स्टूडेंट को, रितिका को 2 साल तक 11th और 12th में पढ़ाना है 50,000 रुपए में। तो मैंने बोला ओके सर, नो प्रॉब्लम। तो पैसे तो डे 1 पे रिसीव हो गए थे, लेकिन अब 2 साल तक मुझे उस स्टूडेंट को पढ़ाना पड़ेगा। सोचो, तो इट्स अ लायबिलिटी फॉर मी। ओके, डे 1 पे पैसे आ गए, तो पैसे तो एडवांस में आ गए, लेकिन अब 2 साल तक मेहनत करनी होगी, 2 साल तक सर्विस प्रोवाइड करनी होगी, तो एडवांस में पैसा आना इज ऑलवेज अ लायबिलिटी। एंड फाइनली प्रोविजन वर्ड आया, तो प्रोविजन इज ऑलवेज एन एक्सपेंस फॉर अस। ओके, गोइंग ऑन द असेट साइड, गुडविल मतलब हमारी रेपुटेशन। ये कैसा असेट है? इंटेंजिबल असेट व्हिच कैन नॉट बी सीन और टच। हमने पढ़ा है इंटेंजिबल असेट 11th स्टैंडर्ड में। फिर आते हैं टेंजिबल असेट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड हो गई, जमीन हो गई, प्लांट और मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, कोई भी इक्विपमेंट हो गया, कोई भी मोटर वैन, एक्टिवा वगैरह हो गई, डिलीवरी वैन हो गई, लीज होल्ड या फ्री होल्ड, प्रीमाइसेस मतलब ये कोई जगह,
जहां पर हमने ऑफिस बनाई है वो जगह, या कोई भी पर्टिकुलर जगह. ओके, सो दैट इज फ्री होल्ड प्रीमाइसेस. पेटेंट्स, पेटेंट्स मतलब किसी भी चीज का आविष्कार करना इज अ पेटेंट, है ना. कोई भी चीज मैंने आविष्कार की, मैंने इन्वेंशन किया, उसको रजिस्टर करवाया, दैट विल बी पेटेंट. जैसे मैंने मैगी का इंग्रेडिएंट, मैगी बनाई, ओके, तो उसके इंग्रेडिएंट मैंने इन्वेंट किया था. ओके, कोक मैंने बनाया, उसका मैंने इंग्रेडिएंट इन्वेंट किया था. मैंने कोई इक्विपमेंट इन्वेंट किया, मैंने कोई एप्लीकेशन इन्वेंट किया, व्हाट्सएप मैंने बनाया समझो फॉर एग्जांपल, तो उसके उपयोग मैं क्या कर सकता हूँ, उसको रजिस्टर करवा सकता हूँ एंड उसको बोलेंगे पेटेंट. लूज टूल्स मतलब कारपेंटर अगर घर आता है तो मुझे बताओ कुछ लेकर आता है अपने साथ, हथौड़ी वगैरह लेकर आता है, थोड़ी बहुत मशीन्स लेकर आता है. वो हमारे घर पे यूज करने के बाद डस्टबिन में फेंक देता है या फिर से लेकर जाएगा? ऑफ कोर्स फिर से लेके जाएगा. उसको क्या करेगा, वो बहुत सिस्टमैटिकली संभाल के रखेगा. उसको हम लूज टूल्स बोलेंगे. मतलब वो उसके लिए क्या है, एसेट है. एसेट, इन्वेस्टमेंट करना, कहीं भी इन्वेस्ट करना. स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, कोई भी स्पेयर पार्ट्स वगैरह पड़ा हो तो इवन दैट इज एन एसेट फॉर अस. ओके, तो ये सारे क्या हो गए, फिक्स एसेट हो गए. यहाँ तक ये सारे के सारे फिक्स एसेट हो गए. पेटेंट हमारा इंटेंजिबल एसेट था और गुडविल हमारा इंटेंजिबल एसेट था. बाकी सारे के सारे टेंजिबल एसेट्स थे. ओके, नेक्स्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस. प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब एडवांस में खर्चा कर देना. एडवांस में खर्चा कर देना इज ऑलवेज प्रीपेड एक्सपेंस, हमारी एसेट है. ओके, तो रितिका के पापा जब आए थे उन्होंने 50,000 रुपीज दे दिए एक साथ में फॉर डे 1 पे. तो रितिका के पापा के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक एसेट था बिकॉज उन्होंने डे 1 पे पैसे चुका दिए. अब 2 साल तक उनकी डॉटर को क्लासेस में पढ़ाई करने मिलेगी. ओके, सो दैट इज व्हाई एडवांस में इनकम आना हमारे लिए अगर लाइबिलिटी है तो सामने वाले पार्टी के लिए अगर हमने किसी को एडवांस में खर्चा किया, हमने एडवांस में खर्चा किया तो वो हमारे लिए एसेट होगा. यू कैन सी दोनों ऑपोजिट है. एडवांस में इनकम लाइबिलिटी, तो एडवांस में खर्चा इज अ एसेट. ये दोनों ऑपोजिट हो गए. जैसे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए लाइबिलिटी था, तो आउटस्टैंडिंग इनकम जो पैसा आना बाकी है वो हमारे लिए क्या होगा, एसेट होगा. दोनों ऑपोजिट हो गए. लोन्स एंड एडवांसेस, समझो हमने किसी को लोन दिया हो, अगर लोन दिया हो, ओके स्टूडेंट्स, अगर हमने किसी पार्टी को लोन दिया हो तो दैट विल बी एसेट फॉर अस. ओके, तो लोन्स एंड एडवांसेस कहाँ गया, लोन्स, हमने किसी को लोन दिया हो तो हमारे लिए एसेट है. क्लोजिंग स्टॉक, जो भी माल होगा वो हमारे लिए एसेट होगा. डेटर्स मतलब जिससे पैसा आना बाकी है. ओके, क्रेडिटर्स और डेटर्स. ओके, तो डेटर्स हमारे लिए एसेट होता है, क्रेडिटर्स हमारे लिए लायबिलिटी होता है. उसके अंदर जो भी प्रोविजन होंगे वो हम आगे देखेंगे. फिर इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल. इंश्योरेंस, हमारे यहाँ पे आग लग गई थी तो नुकसान हमारा हुआ, लेकिन भरपाई कौन करेगा, इंश्योरेंस कंपनी भरपाई करेगी, तो उनसे पैसा आना बाकी है, तो दैट इज आल्सो एन इनकम फॉर अस. बिल रिसीवेबल, हमने देखा था बिल्स पेबल लायबिलिटी होती है, तो बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए क्या होगा, एसेट होगा. एसेट हमारे लिए कैश इन हैंड या कैश इन बैंक, रोकड़ा इज ऑलवेज एन एसेट. एंड फाइनली पार्टनर्स करंट अकाउंट. अगर समझो हमको पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर से अगर कुछ पैसे लेने हो तो दैट विल बी एन एसेट. अगर पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर्स को चुकाना हो तो दैट विल बी लायबिलिटी, बट पार्टनर से पैसे देने हो तो दैट विल बी एन एसेट फॉर अस. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, अब तक हमने जितना जाना है और जितना समझा है और जितना पहचाना है, हमें ये पता चला है कि व्हाट डू वी हैव टू डू इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. हमें क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट दिया होगा और हमें क्या बनाना है, हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंट, ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फाइनली फाइनल अकाउंट्स, बैलेंस शीट. ये 4 चीजें हमें बनानी होगी. ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट. ये 4 चीजें हमें क्या होगा, हमें बनानी होगी हमारे आंसर के अंदर. द एंटायर सम इज गोइंग टू बी सिमिलर ऑफ योर 11th स्टैंडर्ड. अगर 11th स्टैंडर्ड में हमने फाइनल अकाउंट्स अच्छे से पढ़ा हो तो बिलीव मी 12th स्टैंडर्ड का फाइनल अकाउंट्स इज ऑलमोस्ट सिमिलर. 90% आई विल से 90% ऑफ द सम विल बी सिमिलर. ओके स्टूडेंट्स, तो कुछ भी खास और नया और डिफिकल्ट नहीं होने वाला है, बट स्टिल हम लोग एकदम राइट फ्रॉम द स्क्रैच एकदम आराम से सब कुछ पढ़ने वाला है. ओके, एंड by the end of this video you will be expected to learn all the items whichever falls in trading account or partnership account, profit and loss account या तो बैलेंस शीट के अंदर, वो सब आपको अच्छे से पढ़नी होगी. फाइन. In the next video we will be learning the adjustments. हम लोग सारे एडजस्टमेंट्स अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में और उसको समझेंगे और उसके बाद हम क्या शुरू करेंगे, सम्स की शुरुआत करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच. आप जो अलविदा.